सर, जी। प्रशांत किशोर का भी ये दावा है कि जनसुराज बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को उसके गढ़ में हराएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफी टफ दिख रही है क्योंकि नितिन नबीन 2010 से लगातार इस सीट पर जीतते आए हैं। हर चुनाव में उनका वोट शेयर बढ़ा है। 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार का अलायंस भी बीजेपी को नहीं हरा पाया। 2025 में जनसुराज के जो कैंडिडेट थे उनको 7,717 वोट मिले थे और बांकीपुर में जिस तरह से कायस्थ प्लस अपर कास्ट वोटर्स ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ रहे हैं, ऐसे में प्रशांत किशोर का ये दावा फिलहाल ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दिखता है और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी थोड़ा कम दिखता है। ऐसे में सवाल ये है कि जिस बांकीपुर में लालू नीतीश भी मिलकर नितिन नबीन को नहीं हरा पाए, वहां क्या प्रशांत किशोर बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे, और देंगे तो कौन होगा चेहरा, किसको उतार सकते हैं प्रशांत किशोर जिसको लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं वो? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर या जनसुराज हम्म। बीजेपी को चुनौती तो नहीं देगी, वो संघर्ष को त्रिकोणीय भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ है। वो हम्म। बीजेपी का नहीं, आप ये कह सकते हैं कि वो नितिन नवीन का गढ़ है, क्योंकि हम्म। 95 से 1995 से ही नितिन नवीन के जो पिता हैं, नवीन किशोर सिन्हा, वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उस समय पटना पश्चिम हुआ करता था। हम्म। और 2006 में जब उनके पिता का निधन हुआ, नितिन नवीन के पिता का निधन हुआ था, तो बाई इलेक्शन में नितिन नवीन की जीत हुई। उसके हम्म। बाद से लगातार नितिन नवीन जीतते आए हैं। तो ये बिल्कुल। पिता और पुत्र का गढ़ रहा है। तो यहाँ पे और वो बीजेपी के हैं, ये एक खास बात तो है ही। तो यहाँ पे प्रशांत किशोर चुनौती देना, मुझे लगता है कि चुनौती तो दूर की बात है, संघर्ष को त्रिकोणीय नहीं कर पाएंगे। जैसे हम्म। 2020 में वहां पुष्पम प्रिया भी चुनाव लड़ी थी खुद, और 5,000 के आसपास वोट आया था। या 2025 में जनसुराज के प्रत्याशी वंदना कुमारी आई थी और हम्म। 7,000 के आसपास, 7700 के आसपास उनको वोट आया था। उससे थोड़ा आगे पीछे का वोट प्रशांत किशोर की, ये जो भी उम्मीदवार हो या अगर स्वयं भी खड़ा हो जाएंगे तो ले पाएंगे, लेकिन ये संघर्ष को त्रिकोणीय नहीं कर पाएंगे। वहां पे देखिए, वहां पे अगर आप जातिगत समीकरण की बात करेंगे हम्म। तो कायस्थ वहां पे हैं, लेकिन 2008 में जब परिसीमन हुआ था तो दिग्घा का कुछ इलाका बांकीपुर में जोड़ा गया और कुम्हरार का जो कायस्थ बहुल था उसको काट के कुम्हरार में मिलाया गया। तो इसलिए वहां पे यादवों की संख्या बढ़ चुकी है। तो कायस्थ और यादव हम्म। दोनों आसपास ही हैं। उसके बाद वहां पे अवधिया कुर्मी भी, उनकी भी जनसंख्या 10-12 हजार के रूप है। वहां पे राजपूत समाज भी 10-12 हजार है। लोहानीपुर के इलाके में भूमिहार समाज भी वहां पे 3-4 हजार है, जो सवर्ण की अन्य जातियां हैं। इसके बाद दुसाध समाज के भी लोग यहाँ पे 8,000 के 8,000 से 10,000 के आसपास में है। तो जो कुर्मी समाज है, अगर आप कायस्थ की बात करते हैं तो कायस्थ के बाद जो बिहार समाज है, राजपूत है, इसके अतिरिक्त दुसाध यानी जिसके चिराग पासवान जिसके नेता हैं, इसके अतिरिक्त कुर्मी समाज है और वैश्य समाज। वहां पे वैश्य समाज की भी अच्छी खासी रौनियार जो बनिया है जो वैश्य समाज से आते हैं, वो मीठापुर का जो इलाका है बांकीपुर विधानसभा का, वो पूरा इसी वैश्य समाज से भरा पड़ा है, जो कि बहुत ही बीजेपी का साइलेंट वोटर है। हम्म। वो वैश्य समाज भी बीजेपी को आंख मूंद के वोट हमेशा से देता आया है, और नितिन नवीन का व्यक्तिगत एक लगाव भी इस समाज के साथ है। ये सब साइलेंट वोटर हैं। दूसरी बात है कि यहाँ जो यादव जो यहाँ पे दिग्घा से काट के आए हैं, हम्म। यादव जाति के लोग हैं, उनमें से यादवों का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो आरजेडी या तेजस्वी यादव के प्रभाव में ना करके नितिन नवीन के ही प्रभाव में है। जिस तरीके से पटना सिटी का जो यादव है वो आरजेडी का न होकर के बीजेपी का रहा, नंद किशोर यादव वहां से जीतते रहे, वही बांकीपुर का यादव का जो वर्ग है उनमें से लगभग आधा वर्ग बीजेपी को ही वोट देते आ रहा है। हम्म। इसीलिए गर्व माना जाता है नितिन नवीन का, यानी कि वैश्य समाज, यादव समाज, ये सब देता है। अगर चुनाव के दरमियान एक बार भी नितिन नवीन तो आएंगे ही, लेकिन नितिन नवीन के साथ साथ अगर निशांत कुमार भी चले आए तो समझिए कि जो अति पिछड़ी जाति का वोट है, जो कुर्मी जाति का वोट है, वो हम्म। एक वोट भी इधर उधर नहीं हो पाएगा। ऐसे में बीजेपी के जो भी कैंडिडेट यहाँ पे होंगे उनको हराने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक संभावना ये है कि यहाँ पे 8% या 9% में मुस्लिम है और जो भी यादव हैं। और जैसे कि अगर अभी हम लोग देखे हैं कि जो भोजपुर बक्सर में जो एमएलसी चुनाव हुआ, सोनू राय जीत गए, तो ये कहा जा रहा था कि जदयू के कैंडिडेट इसलिए हार गए क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट नहीं था। हम्म। ये एक नैरेटिव है।
कि बीजेपी का सपोर्ट नहीं आया इसलिए जदयू का कैंडिडेट हार गया। अगर इस तरीके का कोई गेम हो और अगर जदयू अपने कैंडिडेट को यहाँ पे बीजेपी को वोट देने के लिए ना कहें तो हो सकता है कि जीत का अंतर कम जाए। जीत का जो अंतर है बीजेपी, जैसे नितिन नवीन अब तक जीतते आए हैं, नितिन नवीन इस बार भी जीते हैं, वो 59% वोटों के अंतर से जीते हैं, तो वो भले ही कम सकता है लेकिन फिर भी हारने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर जदयू ऐसा न करे, नीतीश कुमार या निशांत कुमार ऐसा न करें, वो एनडीए के साथ एकजुटी रहे, तब तो हराने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर दूसरे नंबर पे यहाँ पे कोई पार्टी रहेगी भी रहेगी तो वो आरजेडी ही रहेगी। वो आरजेडी रहे या कांग्रेस रहे, जो महागठबंधन का उम्मीदवार रहे, और वही रहेगी। और अगर उसको अंदर खाने से जदयू के वोट बैंक का सपोर्ट मिले तो हो सकता है कि वो नितिन जो बीजेपी है उसको कम मार्जिन से हरा पाने में सफल हो। लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को हरा देगी ऐसा तो आरजेडी भी नहीं कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि जनसुराज के यहाँ के जीतने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, जितने वोट मार्जिन से नितिन नवीन जीतते आए हैं उससे अगर कम मतों के अंतर से बीजेपी का प्रत्याशी जीतता है तो प्रतीकात्मक तौर पे ये बीजेपी की हार है। ये माना जाएगा कि इस क्षेत्र में, खासकर पटना में, नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कोई उत्साह नहीं है। तो प्रतीकात्मक हार जीत हो सकता है, लेकिन वो भी जो कर सकती है वो आरजेडी या जनसुराज। इसमें मुझे नहीं लगता कि जनसुराज की कोई भूमिका होगी। और रह की मीडिया में बात आ रही है कि स्वयं प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अंत आते तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी समझ तो प्रशांत किशोर में होगी कि वो यहाँ से जीत नहीं पाएंगे। तो जिस सीट पे वो जीत नहीं पाएंगे उस पे स्वयं खड़ा हो करके एक तरीके से समझिए कि वो पार्टी को रिलॉन्च कैसे कर पाएंगे। वो तो दोबारा हार या दूसरी बार लगातार फांसी की सजा देने जैसी हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, अगर कोई भी कैंडिडेट का जो भी प्रदर्शन होता है, आप कल्पना कीजिए कि कोई जनसुराज का कैंडिडेट जीतता है या दूसरे नंबर पे आता है तो श्रेय तो प्रशांत किशोर को ही जाएगा। तो वहां के प्रदर्शन के श्रेय लेने के लिए प्रशांत किशोर को खुद खड़ा होना जरूरी नहीं है। जो भी प्रदर्शन आएगा उसका श्रेय जीत हार का इनके पास चला ही जाएगा। लेकिन खुद खड़ा हो जाएंगे तो सारी इज्जत प्रतिष्ठा फिर दांव पे लगाएंगे। एक बार पार्टी खुद चुनाव में आई 2025 में आई तो 2 सीट छोड़ के सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गई। हार तो सभी पे हुई और लगभग 70 सीटों पे तो नोटा से कम वोट इनको आए हैं। दोबारा बांकीपुर में अगर स्वयं खड़ा हो जाएंगे और अगर आप कल्पना कीजिए कि कहीं इनकी भी जमानत जब्त हो गई तो क्या होगा? ये जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर स्वयं प्रशांत किशोर आए तो शायद जमानत न बचा पाए, क्योंकि अगर ये उभरते हैं तो ये बीजेपी के लिए नहीं, आरजेडी के लिए भी चुनौती बन पाएंगे। जो विकल्प की राजनीति देगा उससे आरजेडी को भी खतरा है। तो आरजेडी भी यही चाहेगा कि यहाँ से तो जीतना तो तय है कि कौन पार्टी जीतेगी, तो कम से कम वोट प्रशांत किशोर को न मिले। अगर वो स्वयं आते हैं और अगर वो हार जाते हैं, अगर उनकी जमानत जब्त हो जाती है तो बीजेपी के साथ साथ आरजेडी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर अगर आएंगे तो बेहद चुनौतीपूर्ण वो निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ, अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं। पार्टी है तो चुनाव में जाना ही है। दूसरी बात है कि अभी ये नवंबर में एमएल सिलेक्शन आने वाला है। 4 सीटों पे ग्रेजुएट कोटे का और 4 सीटों पे टीचर कोटे का एमएल सिलेक्शन होगा। 8 सीटों पे होगा। प्रशांत किशोर को पार्टी रीलॉन्च करने का वो भी एक जगह है।